नमस्कार दोस्तों, सनराइज मैथ्स पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने शुरू कर रखा है 12th क्लास का टॉपिक अवकलज के अनुप्रयोग, और उसमें भी मैंने उसके 5 सब टॉपिक बताए थे। उसमें अपना पहला जो टॉपिक था वो था राशियों में परिवर्तन की दर, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। तो राशियों में परिवर्तन की दर जो है वो अपन पढ़ रहे हैं, और उसमें प्रारंभ हमने कर दी थी एक्सरसाइज 6.1, यानी एक्सरसाइज 6 अपनी बुक की, और इसमें 8 क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिए थे। बाकी के क्वेश्चन अपन आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो देखो आगे क्वेश्चन 9th क्वेश्चन जो है ना, वो देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 ये अपना, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है कि त्रिज्या परिवर्तनशील है। एक गुब्बारा है जो गोलाकार रहता है, उसकी त्रिज्या परिवर्तनशील है, यानी त्रिज्या बदल रही है उसकी। त्रिज्या के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, जबकि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। देखो, आयतन में परिवर्तन की दर तो निकालनी है, और किसके सापेक्ष? त्रिज्या के सापेक्ष निकालनी है, ये ध्यान रखना। आप देखो, अपन मान लेते हैं कि भाई उस गोले की जो त्रिज्या वो तार है, किसी समय टी पर गोले की त्रिज्या आर और आयतन भी मान लेते हैं, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है कि एक तो देखो आर बराबर 10 सेंटीमीटर जब हो, यानी गोले की त्रिज्या जब 10 सेंटीमीटर हो जाए, उस समय गोले के आयतन में और परिवर्तन की दर निकालने किसके सापेक्ष? त्रिज्या के सापेक्ष, ये निकालना है अपने को, ठीक है। तो देखो, अपने को पता है कि गोले का आयतन v बराबर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन ये तो होता है। अब किसके सापेक्ष पूछ रहा है? त्रिज्या के सापेक्ष पूछ रहा ना, तो आर के सापेक्ष अवकलन कर दो, तो dv बटे डी आर 4/3 पाई, ये तो कांस्टेंट है, और इसका अवकलन करें तो घात पहले आएगी, एक घात कम कर दो। अवकलन करना तो अपन जानते हैं, ठीक है। कितना आ गया? 4 पाई आर स्क्वायर आ गया। अब देखो क्या कर रहा है कि किस पर 10 सेंटीमीटर, जब त्रिज्या जो है 10 सेंटीमीटर हो जाए, उस समय आयतन में परिवर्तन की तरफ निकालनी है। तो आर बराबर 10 सेंटीमीटर पर, तो डीवी अपॉन डी आर कितना हो जाएगा? डीवी अपॉन डी आर हो जाएगा 4 पाई इंटू आर, कितना? 10 है ना, तो 10 का स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर 100, तो 400 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान रखिए सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है, क्योंकि ये तो आयतन की इकाई होती है सेंटीमीटर क्यूब, और त्रिज्या की इकाई होती है सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब और नीचे सेंटीमीटर, तो एक घात कम हो जाएगी, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसके आयतन में परिवर्तन की दर अपने को पूछ रहा था त्रिज्या के सापेक्ष, ये निकाल दिया अपन ने। अब देखिए आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना, ये क्वेश्चन ठीक है, और ये भी एक बोर्ड के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 अपना है, 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी हुई है। सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जाता है। दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर की दूरी पर है। देखो क्या कर रहे हैं, ये कह रहा है कि एक दीवार है, ये तो हो गई अपनी दीवार। इस दीवार के पास में खड़ी एक सीढ़ी, दीवार के पास लगा रही सीढ़ी, ठीक है। सीढ़ी ये होगी, ये अपनी सीढ़ी होगी, ठीक है। ये अपनी कोई एक लेटर लगा रखी सीढ़ी, ठीक है। और यहां ये दीवार है, दीवार के ऊपर सीढ़ी लगी हुई है। अब यहां से क्या कर रहे हैं, सीढ़ी को खींच रहे हैं इस साइड, ठीक है। तो ये सीढ़ी सीधी जो आता है इस साइड तो बढ़ती जाएगी, इस साइड आएगी, नीचे गिरती आएगी, ये तो होगा भाई। ये सीढ़ी को हम इस साइड खींचेंगे तो ये सीढ़ी इस साइड से नीचे गिरेगी, ठीक है। तो ये बता रहा है कि ये सीढ़ी लगी हुई, सीढ़ी को नीचे से खींचा जा रहा है, ठीक है। खींचा किस दर से जा रहा है? तो देखो एक काम करते हैं, अपन मान लेते हैं कि किसी समय टी पर, माना किसी समय टी पर, किसी समय टी पर सीढ़ी दीवार पर x मीटर ऊंचाई तक पहुंचती है,
तथा दीवार से सीढ़ी का निचला सिरा एक्स वाई मीटर की दूरी पर है, वाई मीटर की दूरी पर है। कहने का मतलब ये हुआ कि देखो हमने ये माना है कि सीढ़ी जो है इस दीवार के ऊपर पहुंचती है कितनी ऊंचाई तक, एक्स मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है, ठीक है। और ये सीढ़ी का निचला जो सिरा वो दीवार से कितनी दूरी पर है, वाई मीटर की दूरी पर है। ये बात अपन ने मानी है, ठीक है। अब देखो क्या क्या दे रखा है, सीढ़ी किस दर से खींची जा रही है, सीढ़ी की जो लंबाई दे रखी है 5 मीटर, सीढ़ी लंबाई दे रखी है 5 मीटर। सीढ़ी जो है वो दीवार से कितनी 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींची जा रही है, मतलब इस साइड इस दूरी में परिवर्तन दिखा रहा है। हमें दिया हुआ क्या है कि dy/dt कि सीढ़ी जो ये दूरी जो है वो किस दर से बढ़ रही है, 2 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से वो बढ़ रही है। इस साइड ये दूरी बढ़ रही है, सीढ़ी कितनी दूरी बढ़ेगी ना, ठीक है। और हमें पूछा क्या है dx/dt, ये अपने पूछा है कि ये सीढ़ी जो नीचे किस दर से गिर रही है, नीचे आ रही है, तो इसमें कितनी कमी एक्स जो है इस एक्स में किस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। ये सीधी सी बात है, नीचे गिर रही तो एक्स में परिवर्तन वो नेगेटिव आएगा, यानी dx/dt वो माइनस में आएगा, देखना। और वो क्या होगी, इसके नीचे गिरने की दर हो जाएगी, ठीक है। तो देखो dx/dt अपने निकालना है। अब देखो ये क्या बन रहा है, अच्छा एक चीज और भी दे रखी है अपने को। अब क्या कर आगे कि जब सीढ़ी का नीचे का सिरा 4 मीटर की दूरी पर है, यानी ये सिरा जो है वो खींचा जा रहा है, और ये सिरा अगर 4 मीटर हो जाए, यानी ये दूरी 4 मीटर हो जाए, तो उस समय और ये जो दर है वो कितनी होगी, नीचे गिरने की जो दर है वो कितनी होगी, ये अपने से पूछ रहा है। तो देखो ये तो अपने निकालना है। अब साथ में क्या कर रहा है कि जब y बराबर 4 मीटर हो तो x बराबर कितना होगा, पहले देखो तो x बराबर क्या होगा, x बराबर क्या होगा। देखो पाइथागोरस पर मैं अप्लाई करूं, अपने को पता है कि भी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है, ठीक है। रख दो मान तो जो एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 25 माइनस 16, यानी एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 9 और एक्स बराबर हो जाएगा 3 मीटर। यानी जब ये सीढ़ी जो वो 4 मीटर दूर चली जाएगी ना, उस समय ये जो सीढ़ी का ऊपर का जो सिरा है वो जमीन से 3 मीटर ऊंचाई पर होगा, इसका मतलब ये हुआ। अब पूछा ये नहीं अपने को तो ये पूछा कि सीढ़ी जो वो नीचे किस तरह से गिर रही है। तो अपने काम करेंगे कि ये दे रखा अपने को कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर यानी 25, ये तो आएगा भाई, पाइथागोरस में से तो आएगा। अब देखो इसका कर दो आपने टी के सापेक्ष अवकलन, तो 2x dx/dt प्लस 2y और फिर y का हो जाएगा dy/dt और बराबर 0, 2 का तो पूरे समीकरण में भाग दे दो, ठीक है। अब x y के मान रख दो और जो dy/dt का मान है वो रख दो, सारे रख के और dx/dt का मान निकाल लो। तो x का मान कितना है 3, dx/dt प्लस y का मान कितना है, y का मान आ गया 4 और dy/dt का मान कितना है 2 बराबर 0। 3 गुणा dx/dt बराबर कितना होगा माइनस का 8, 4 दूनी 8 आगे लेके जाएंगे तो माइनस का 8 होगा ना, dx/dt बराबर कितना होगा -8/3 मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब ये हुआ कि सीढ़ी जो है ना वो 8/3 मीटर प्रति सेकंड की दर से नीचे गिर रही है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। देखो तो ये पर्सन ठीक ठाक एग्जाम में आया वो भी है, ये ध्यान रखना। पहले पाइथागोरस में से अपने को x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि x देखो ये x और y दोनों आ रहे हैं बीच में, ठीक है। तो इसलिए हमें पहले x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कब x की वैल्यू कब निकालनी है, जब y की वैल्यू 4 हो, ठीक है। अब चलते आगे। ये एक्सरसाइज ज्यादा कठिन नहीं है, यानी 6.1 जो है कठिन नहीं है, ज्यादा इजी है। देखो 11th क्वेश्चन क्या है कि एक कण वक्र 6y बराबर x स्क्वायर x³ प्लस 3 के अनुगत गति कर रहा है। वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है।
क्वेश्चन नंबर अपना है 11। देखो क्या दे रखा है कि वक्र तो दे रखा है इस प्रकार से 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। ठीक है, एक कोई पिंड है, कण है, वो इस वक्र के अनुदिश गति कर रहा है। वक्र कैसा भी होगा उसके अनुदिश वो चल रहा है। ठीक है, अब आगे क्या कर रहा है अपने से कि वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात करना है जब x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक जो है उसमें बदलने की जो तीव्रता वो 8 गुना है। मतलब देखो क्या हुआ कि जैसे ये कोई वक्र है, इस वक्र के ऊपर कोई कण चल रहा है, चलते चलते कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर दोनों यानी x और y में दोनों में परिवर्तन की दर जो है ना, उसमें क्या होगा कि x में परिवर्तन की दर जो है वो y में परिवर्तन की दर का 8 गुना होगी। तो वो पॉइंट अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो इसको तो एक बार समीकरण 1 और दूसरा देखो अपने से क्या कह रहा है, पहले वो निकालो कि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदलता है। मतलब dx अपॉन dt, x में परिवर्तन हो गया, dy अपॉन dt y में परिवर्तन हो गया। अब क्या कह रहा है कि x में जो परिवर्तन है ना वो y में जो परिवर्तन है उससे 8 गुना तेजी से बदलता है। इसका मतलब 8 गुना हो जाएगा। तो x में जो परिवर्तन है वो y से 8 गुना ज्यादा तेजी से बदल रहा है, तो x में जो परिवर्तन है वो y में जो परिवर्तन है उसका 8 गुना तो होगा। अच्छा, एक रिलेशन अपने को ये दे दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हमें निकालना है कि वो पॉइंट क्या हो। पॉइंट मतलब x और y का मान अपने को निकालने हैं। ठीक है, तो अपने एक काम करते हैं कि समीकरण 1 जो है, समीकरण 1 का और x के रेस्पेक्ट में डिफरेंस कर दो, यानी x के सापेक्ष अवकलन कर दो। तो 6 और dy बटे डी, सॉरी t के सापेक्ष, x के सापेक्ष नहीं t के सापेक्ष, समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन कर दो। तो t के सापेक्ष अवकलन कर दो, 6 गुना dy बटे dt और x की क्यूब का कितना होगा 3x स्क्वायर और फिर x का क्या हो जाएगा dx बटे dt और 2 जो है कांस्टेंट होगा इसका हो गया 0। अब ये दे दो समीकरण, थोड़ा सा वो चेंज करते हैं इसको, जो x वाले पद है ना इनको इस साइड ले आते हैं या यूं कर लो, चलो पढ़ा रहने दो। समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 व 3 से क्या करेंगे, dx बटे dt का जो मान है ना वो यहां रख दो। तो 6 गुना dy बटे dt बराबर 3x स्क्वायर और dx बटे dt का मान कितना है 8 गुना dy बटे dt। ठीक है, दोनों तरह से dy बटे dt कैंसिल, कितना हुआ एक्स स्क्वायर का मान निकालो। देखो इस साइड 6 है और इस साइड है 8 गुना 3 8 24, तो 6 बटे 24 बराबर एक्स स्क्वायर और यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया, यानी एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 1 बटे 4 और एक्स बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 1 बटे 2। ठीक है, एक्स का मान आ गया प्लस माइनस 1 बटे 2। अब ये प्लस माइनस इसलिए है क्योंकि पॉइंट है, बिंदु है, तो बिंदु में एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो प्लस और माइनस दोनों हो सकता है। अब देखो एक्स का मान समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 से, तो एक्स का मान अगर इसमें रखेंगे तो क्या आएगा 6y बराबर, देखो 1 बटे 2 की घात 3 तो 1 बटे 8 हो जाएगी ना, प्लस माइनस 1 बटे 8। ठीक है, और प्लस का 2। ठीक है, अब देखो एक बार तो प्लस वाला चिन्ह ले लो, प्लस वाला चिन्ह लेंगे तो क्या आएगा, देखो अगर प्लस वाला चिन्ह लेते हैं तो 6y बराबर 1 बटे 8 प्लस 2, तो 8 दूनी 16 17 बटे 8, 6y बराबर होगा 17 बटे 8 और y बराबर हो जाएगा 17 बटे 48। ठीक है, और एक जब y बराबर नेगेटिव साइन लेंगे तब, यानी माइनस का चिन्ह लेने पर, जब माइनस चिन्ह लेंगे तो क्या हुआ 6y बराबर हो जाएगा 2 माइनस 1 बटे 8, तो 8 दूनी 16 में से घटाओ तो 15, तो 6y बराबर हो जाएगा 15 बटे 8 और y बराबर हो जाएगा 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो 15 5 या 15 और 8 दूनी 16। ठीक है, ये आ गया। तो अपना जो बिंदु है वो क्या आएगा, अतः जो बिंदु अपने को जो चाहिए यानी अपना जो रिक्वायर्ड जो पॉइंट होगा वो क्या होगा कि प्लस वाला लेते हो, प्लस यानी प्लस का 1 बटे 2 लेते हो ना, तो प्लस का अगर 1 बटे 2 लेते हो तो उस समय आपको y का मान मिलता है 17 बटे 48, और जब x का मान माइनस में लेते हो, माइनस 1 बटे 2 लेते हो तो y का मान मिलता है 5 बटे 16। ठीक है, 2 पॉइंट मिलेंगे आपको ऐसे। ठीक है, अरे ये उल्टा लिखा गया अभी क्वेश्चन में, देखो ये लिखा ध्यान रखें, देखो यहाँ पर उल्टा लिखा गया क्योंकि आंसर जो आ रहे हैं थोड़ा अजीब टाइप के आ रहे हैं इसलिए मुझे डाउट हुआ।
देखो ये क्या कर रहा है कि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तेजी से बदल रहा है। y निर्देशांक जो है वो 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है, और अपन ने जो लाइन पढ़ी थी उसमें ये पढ़ के चले गई x जो है वो 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया कि y निर्देशांक जो है ना, y निर्देशांक जो है वो x निर्देशांक से, y निर्देशांक जो है वो x निर्देशांक से 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है, ये है, ठीक है। और फिर ये जो है ना समीकरण 2 एक का अवकलन करोगे, ये करने के बाद में चलो एक बार दोबारा कर लेते हैं इसको, ठीक है ना। बस थोड़ा सा पर्सन जो पढ़ने मिस्टेक हो गई, पढ़ने मिस्टेक हुई तो आंसर भी गलत आ गए। पढ़ने में हमने ये पढ़ लिया कि x में जो परिवर्तन की तरह वो y से 8 गुना तेजी से बदल रही है, ये पढ़ लिया। जबकि दिया हुआ ये है कि जो y जो कोऑर्डिनेट है प्रश्न में दिया हुआ ये है कि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक जो है वो 8 गुना तीव्रता से परिवर्तित होता है। देखो समीकरण 2 में 3 का भाग है, तो समीकरण 2 में 3 का भाग है, तो dy बटे dt से कैंसिल, 1/6 आ गया। dx बटे dt से dx बटे dt कैंसिल, 8/3 और x स्क्वायर आ गया, नीचे आएगा x स्क्वायर, ठीक है। तिरछा गुणा कर दो तो 3x स्क्वायर बराबर 8 से 48, ठीक है। और x बराबर कितना हो जाएगा 48/3 यानी कि 16, x स्क्वायर है तो x बराबर क्या हो जाएगा ±4 आएगा, ठीक है। अब समीकरण 1 से क्या होगा, प्लस का 4 लोगे ना तो उस समय क्या आ जाएगा 6y बराबर 4 की घात 3 + 2 यानी 6y बराबर हो जाएगा 48, 4 16 16 64 और 2 66, और y बराबर हो जाएगा 11, ठीक है। तो एक पॉइंट तो अपने मिल गया 4 और 11। और दूसरा जब माइनस का चिन्ह लेंगे यानी टेकिंग नेगेटिव साइन, तो -4 लोगे, x बराबर -4 हो तो उस समय y बराबर कितना आएगा 6y और -4 की घात 3 प्लस का 2, तो 6y बराबर हो जाएगा, ये तो बनेंगे -64 प्लस के 2, 6y बराबर हो जाएगा -62 और y बराबर हो जाएगा -62/6 यानी कि -31/3। तो दूसरा जो पॉइंट है वो आएगा -4 और -31/3। देखो पर्सन को गलत पड़ा, आंसर गलत आया, ठीक है। तो तरीका समझ में आना चाहिए, मेन चीज ये। फिर दूसरी बात ये कि अपने को यहाँ तो चलो अपने मिटा लिया कर लिया, लेकिन बोर्ड या जो कंपटीशन में बैठते हैं तो उसमें थोड़ा ध्यान रखना होता है कि पर्सन को थोड़ा ध्यान से पढ़े, ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो उत्तर गलत होने की संभावना रहती है, जैसे यहाँ पर भी गलत हो गया। और देखो आगे, हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर थी। मेरे विचार से इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्वेश्चन नंबर 12 जो है ना उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अपने को क्या दे रखा है, त्रिज्या में परिवर्तन की दर दे रखी है 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड ये दे रखी है। और कह रहा है कि अगर r बराबर 1 सेंटीमीटर हो ना तो उस समय बुलबुले का आयतन में जो परिवर्तन की दर है वो ज्ञात करनी है। तो बुलबुले के आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बुलबुला क्या होता है, गोलाकार होता है, गोले का आयतन निकाल लो और उसका t के सापेक्ष से अवकलन कर लो, ये दोनों वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो सिंपल था क्वेश्चन। अब चलो आगे और देखो, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है का परिवर्तनशील व्यास दे रखा अपने को क्या, यानी d दे रखा 3 डायमीटर 3/2 × 2x + 1, ठीक है। x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। देखो एक गुब्बारा है जो गोलाकार रहता है, जो परिवर्तनशील व्यास है ना, व्यास ये दे रखा है, उसका गोले का जो व्यास है वो ये दे रखा है। अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि उस गोले के आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है, गोले के आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है, किसके सापेक्ष है, x के सापेक्ष ज्ञात करनी है, ये पूछ रहा है अपने से, ठीक है। तो देखो पहले तो ये देखो कि ये गोले का व्यास है तो ना, तो यहाँ से रेडियस कितनी आएगी, तो रेडियस जो होती है वो डायमीटर के हाफ होती है, ठीक है। तो डायमीटर ये दे रखा है, इसका आधा कर दो तो रेडियस आ जाएगी, तो रेडियस कितनी होगी 3/4, इसमें 2 का भाग दे दो तो 2x + 1 ये हो गई, ठीक है। अब देखो हमें क्या पूछ रहा है, आयतन में परिवर्तन की दर पूछ रहा है, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो देखो हम क्या करेंगे, क्योंकि अपने को पता है कि आयतन यानी गोले का आयतन क्या होता है 4/3 πr3 ये तो होता है,
तो v बराबर 4/3 पाई, और r की वैल्यू कितनी है 3/4 इंटू 2x प्लस 1 और इसकी होल पावर 3। ठीक है, अब देखो यहां देखना 3/4 की पावर कितनी है 3 है, और ये 4 मतलब ऊपर 3 की पावर 3, नीचे 3 पावर 1, तो ऊपर 3 की पावर 2 बचेगी 9, नीचे 4 की पावर 1 और नीचे ऊपर 4 की पावर 1 और नीचे 4 की पावर 3, तो 4 की पावर 2 बचेगी 16 बच गया। ठीक है, और पाई और 2x प्लस 1 की होल क्यूब, इतना ले लो बस इसको। ठीक है, अब इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दो, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या आएगा dv अपॉन dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/16 पाई, और घात पहले आएगी, एक घात कम कर दो, और फिर क्या करना है इसका अंदर वाले का अवकलन करो, तो 2x का अवकलन हो जाएगा 2। ये ध्यान रखना, ये गलती होने की संभावना रहेगी, घाता कर देंगे फिर अंदर वाला जो इसको भूल जाएंगे, तो यहाँ देखो 2x का अवकलन 2 रहेगा, वो लिखना है। अब ये कैंसिल हो गया, 9×27/8 पाई गुणा 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये इसके आयतन में परिवर्तन की दर आ गई, किसके सापेक्ष x के सापेक्ष। ठीक है, तो ये एक प्रश्न था। अब इसमें तो एक ध्यान ही देना था कि डायमीटर दे रखा था, रेडियस निकाल लेती, आयतन निकालो और उसमें आर के लिए जो मान वो रखो, और वो अक्ष के रूप में आएगा, अक्ष के सापेक्ष ही परिवर्तन की दर पूछिए, वो निकाल दो। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो क्या दे रखा क्वेश्चन कि एक पाइप से रेत 12 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से गिर रही है। गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है जबकि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। देखो क्या कह रहा है, पहले प्रश्न को समझो क्या कह रहा है कि एक बेलनाकार पाइप है, ठीक है ना, उससे रेत गिराई जा रही है, रेत गिराई जा रही है यूं, इस तरीके से रेत नीचे डाली जा रही है। ठीक है, और नीचे रेत से बन गया एक शंकु, यानी रेत से बन गया एक शंकु, इस टाइप का शंकु बन गया, इस टाइप से एक शंकु बन रहा है, रेत को अगर डालेंगे तो इस प्रकार से एक आकृति बनती है। ठीक है, शंकु बन गया। अब क्या कर रहा है ये कि ये शंकु जो है ना, इस शंकु के अंदर क्या परिवर्तन हो रहा है कि अगर हम मान लें कि भी किसी समय टी पर शंकु की जो ऊंचाई है ना वो तो मान लेते हैं h, और शंकु की जो त्रिज्या है वो मान लेते हैं r, शंकु के आधार की त्रिज्या r मान लेते हैं। ठीक है, किसी समय टी पर शंकु की ऊंचाई h, त्रिज्या r और आयतन इसका v मान लेते हैं। अब देखो क्या कर रहा है कि रेत किस दर से गिर रही है, रेत जो है वो गिर रही है किस दर से गिर रही है, मतलब आयतन में परिवर्तन किस दर से हो रहा है, वो दे रखा है अपने को कितना 12 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब शंकु का जो आयतन है उसमें आयतन में परिवर्तन की दर दे रखी है 12 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ये दे रखी है। ठीक है, फिर आगे क्या कर रहा है कि इसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग रहती है। ऊंचाई जो है ना, एक ये दे रखा है, ऊंचाई जो है वो ये इस प्रकार से बदल रहा है कि ऊंचाई हमेशा त्रिज्या का छठा भाग रहती है। ठीक है, तो हमें क्या पूछा है कि इसकी ऊंचाई में जो परिवर्तन की दर है ना वो निकालनी है, यानी dh/dt ये निकालना अपने को। ठीक है, देखो कब निकालना है जब r बराबर कितना हो 4 सेंटीमीटर, यानी जब त्रिज्या 4 सेंटीमीटर हो ना उस समय इसके ऊंचाई में परिवर्तन की दर वो निकालनी है अपने को। देखो देखो क्योंकि शंकु का आयतन यानी v बराबर कितना होता है 1/3 पाई r स्क्वायर, ऐसे ही होता है। ठीक है, अब देखो हमें क्या पूछ रहा है, एक बार दोबारा देखो क्वेश्चन को। एक पाइप से 12 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से गिर रही रेत तो, और गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, ये बात हमने पूछी है। ठीक है, देखो यहां h और r में संबंध रखा ना,
तो एच का मान इसमें रखो एक बार, क्या आएगा? अगर एच का मान इसमें रखें तो क्या आएगा देखो, चलो एच को रहने दो, यहां से आर का मान कितना आएगा? आर बराबर आ जाएगा 6 से एच, ठीक है। आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, सॉरी त्रिज्या नहीं दे रखी अभी, ऊंचाई दे रखी है, ये बस ये गड़बड़ हो गया। जब इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर ना, बस यही गड़बड़ थी इसमें, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। देखो लास्ट में प्रश्न में देखा कि जबकि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, ऊंचाई अगर 4 सेंटीमीटर है उस समय इसके आयतन ऊंचाई में परिवर्तन इधर है वो पूछिए अपने से। तो यहाँ से देखो आर का मान कितना होगा, 6 क्या कहना वो रखो इसमें, तो v बराबर कितना हो जाएगा, ये बेटे 3 पाई और 6 एच का होल स्क्वायर इंटू एच, तो 1/3 पाई 6 का स्क्वायर 36 ना, 36 एच क्यूब, 12 36, तो ये कितना आ गया 12 पाई एच क्यूब, ये आ गया v का मान, ठीक है। अब देखो ऐसा कर दो, t के सापेक्ष से अवकलन कर दो, तो dv/dt बराबर कितना हो जाएगा 12 पाई इंटू 3 एच स्क्वायर, और फिर क्या हो जाएगा dh/dt, यही तो होगा। अब रख दो मान सारे dv/dt का मान कितना है 12 बराबर 12 पाई और गुणा में 3 है, और h का मान कितना है 4 दे रखा ना, तो 4 गुणा 4 है मतलब 16, और dh/dt दोनों तरफ 12 से 12 कंचे, इस साइड एक बच गया ना फिर, तो 16 × 48 पाई, तो dh/dt कितना जाएगा, एक है राइट, आपका लेफ्ट साइड में एक था ये, और जो इसके साथ dh/dt का मान निकाले, इसके साथ जो भी कुछ है ना वो गुणा में है, आगे जाए तो भाग में आएगा, तो 16 × 48 पाई, ठीक है, सेंटीमीटर प्रति सेकंड, इस दर से उसकी ऊंचाई जो है ना वो बढ़ रही है, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन था अपना 14 का। 15 और 16% जो है ना वह दे रखे अपने को मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू से संबंधित क्वेश्चन दे रखे हैं, यानी कि सीमांत आय और सीमांत लागत, इनसे संबंधित प्रश्न दे रखे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो क्या कह रहा है, एक नंबर का प्रश्न आने बन सकता है यहाँ से बोर्ड के लिहाज से। देखो एक वस्तु की x इकाइयों के उत्पादन से संबंधित कुल लागत cx, कुल लागत cx जो है ना वो एक आपके फंक्शन के रूप में दे रखी है 0.007 x क्यूब प्लस माइनस 0.03 x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000, ठीक है, से प्रदत्त है। सीमांत लागत ज्ञात कीजिए जबकि 17 इकाइयों का उत्पादन किया गया। देखो सीमांत लागत का मतलब क्या हुआ, सीमांत लागत का मतलब ये हुआ कि किसी तात्क्षणिक समय पर, मतलब आपके बहुत ही कोई मतलब ये मानिए चलिए आप कि किसी तात्क्षणिक समय का मतलब ये है कि अचानक, कि कोई भी एक पॉइंट टाइम के ऊपर हम अचानक से किसी चीज का अध्ययन करें, तो यानी बहुत ही कम समय के लिए, तो तात्क्षणिक समय के ऊपर, और इसमें जो उत्पादन हो रहा है उस उत्पादन में जो लागत आ रही है वो लागत जो है वो ज्ञात करना, वही अपनी क्या होती है सीमांत लागत होती है, ठीक है। तो सीमांत लागत ज्ञात करना मतलब ये कि जो आपकी लागत का जो फंक्शन दे रखा ना, इसका किसके रूप में दे रखा, x के रूप में दे रखा ना, तो इसका x के रेस्पेक्ट में इसका अवकलन कर दो, ठीक है। तो ये तो लागत है, और अगर इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो सीमांत लागत आ जाएगी। तो सीमांत लागत क्या होगी, सीमांत लागत देखो क्या होगी, सीमांत लागत जो है ना उसको हम क्या लिखेंगे dcx/dx, मतलब इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, कर दो अवकलन, तो 7 या 21 यानी 0.021 x स्क्वायर और 0.06 x और प्लस 15, ये हो गया, ठीक है। अब ये तो इसका पहले अवकलन कर दो, x के सापेक्ष अवकलन कर दिया। अब क्या इकाई कब दे कितने दे रखे हैं, यानी जब इकाई 17 हो ना उस समय सीमांत लागत जो वो कितनी आएगी, तो dcx/dx इज इक्वल टू रख दो मान 0.021 और 17 का स्क्वायर माइनस 0.06 इंटू 17 और प्लस 15,
कितना आ जाएगा, इनका स्क्वायर कर लो, 17 था नहीं, हाँ, तो 0.021 और ये हो जाएगा 289 और माइनस 1.0 और प्लस 15। ठीक है, ये इनको गुणा कर लो, 21 9 189 18 और 21 8 168, 168 और 18, 168 और 18 188, 88 में से 2 कम करें तो 186, 18 और 21 दूनी 42 और 18 60 और 0.3 अंकों बाद में लगा दो और माइनस, इनको जोड़ दो दोनों को, तो कितना हो जाएंगे 16, सॉरी 1.02 प्लस 15 है 15, तो प्लस का ना, जोड़ो इनको, 15 और 6 21 हो गई क्या, 21.069 और माइनस 1.02, घटाएंगे कितना आएगा, 10 बाद 3 जीरो है, 3 अंक है तो 3 अंक बढ़ा लो, तो 9 4 0 और 20.049 उसकी सीमांत लागत आएगी। एक अगला है प्रश्न जो है वो सीमांत आय का है, तो सीमांत आय भी इसी रूप में आपको दे रखे मार्जिनल रेवेन्यू अपने निकालनी है, तो जो रेवेन्यू जो है ना उस रेवेन्यू का फंक्शन दे रखा अपने इस रूप में। ठीक है, और उसमें भी क्या करना, आपको एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दोगे तो वो क्या आ जाएगी, उसकी सीमांत आय आ जाएगी, और जब ये कितने उत्पादन हो रहा है वो अगर एक्स का वैल्यू निकाल रख दोगे उसमें तो अपने को सीमांत लागत की वैल्यू अपने को मिल जाएगी। ठीक है, सीमांत आएगी। ठीक है, और फिर ऐसे ही 17 और 18 क्वेश्चन जो है वो हो रहे हैं, तो ये क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन अब इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो कर लेंगे आराम से। तो राशि में परिवर्तन की दर जो थी ना वो अपने 12th क्लास के लिहाज से तो एक्सरसाइज 6.1 है वो कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब इसमें कुछ पर्सन, इससे ज़्यादा पर्सन पूछे नहीं गए हैं, कुछ पर्सन है तो वो अपन नेक्स्ट क्लास में कोई ऐड कर लेंगे। हालांकि इसमें वेग और त्वरण से संबंधित प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है, और वेग और त्वरण से संबंधित प्रश्न इसमें अपने बुक में दे नहीं रखे हैं, तो वो अपने को एडिशनल ही सीखने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा सीखने पड़ेंगे, तो वो अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं देते हैं विराम, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और क्लास अगर पसंद आए तो क्लास को लाइक जरूर करें और अपने साथियों को अधिक से अधिक शेयर करें, और अगर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक शेयर जो है मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देगा और मैं और अच्छे करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।